जलसा भी हो गया, अपोजिशन की फतह भी हो गई, हुकूमत के इक़दामात भी जारी हैं, नारे भी जारी हैं, धमकियां भी जारी हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, ये एक अहम सवाल अभी बाकी है। इसके अलावा हमारे पास आज आपके लिए एक बहुत अहम खबर है, वो हम आपको आखिर में बताएंगे, कहीं जाइएगा मत। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। मेरी जानिब से पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जब सुबह दिन का आगाज़ हुआ तो ऐसा लगता था कि जैसे मुल्तान में बना मैदान जंग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाएगा। लेकिन फिर बरूए कार आई लाहौर हाई कोर्ट जिसके मुल्तान बेंच ने रुकावटें हटाने की हिदायत की, और फिर उसके अलावा यूसुफ गिलानी के जो बेटे थे उनको भी रिहा करने और उनके मुकदमात वापस लेने की हिदायत की। हुकूमती हिदायत के बाद फिरदौस आशिक़ा अवान साहिबा, जो किसी ज़माने में मरकज़ में हुआ करती थी और अब पंजाब में हैं, वो दौड़ी दौड़ी आई मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और ये फरमाया कि जी हुकूमत ये इजाज़त दे रही है जलसे की। ये ऐसा नहीं है कि ये इजाज़त हुकूमत दे रही थी, क्योंकि अगर हुकूमत को इजाज़त देना होती तो वो बहुत पहले दे देती। वो रुकावटें जो मुल्तान में जगह जगह खड़ी की गई, लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, ताले लगाए गए, कंटेनर्स करके सड़कों को सील किया गया, कंटेनर्स खड़े करके, वो ना होता। फिर वफाकी वज़रा की ज़बानें जो आग उगल रही थी, वो भी ना होता। अपोजिशन का काम ही ये है जो अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन अगर करती है तो उस पर उससे कोई गिला नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत का काम होता है मामलात को सुलझाना और फिर स्मूथ तरीके से लेकर आगे बढ़ना। इस दरमियान में नाज़रीन एक इत्तला ये भी है कि शायद किसी और ने मदाखलत की और हुकूमत को ये मशवरा दिया, और वो मशवरा चूँकि साहिब मशवरा होने के साथ साथ ताकतवर मशवरा भी होता है, इसलिए मानते ही बनी कि अपोजिशन को ये जलसा भी कर लेने दिया जाए। जब ये इतला मिली कि जलसे की इजाज़त मिल गई है, और उसके बाद कंटेनर हटाने में, और फिर इतना वक्त नहीं था कि मुल्तान स्टेडियम में किला कोना कासिम बाग के स्टेडियम में स्टेज लगा लिया जाता। फिर रैलीज थी तीन, जिसमें एक रैली की क़यादत मरीम नवाज शरीफ कर रही थी, दूसरी रैली की क़यादत मौलाना फजल रहमान कर रहे थे, लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी रैली थी उसकी क़यादत आसफा भुट्टो जरदारी कर रही थी। और सिग्निफिकेंस उसकी यही थी कि आसफा भुट्टो की एंट्री कैसे होती है, दबंग एंट्री हुई। लेकिन जब ये तीन कंटेनर करीब पहुंचे तो फिर जो एक मेन कंटेनर था, जो बड़ा कंटेनर पहले से वहाँ मौजूद था, उसी को स्टेज बनाना पड़ा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत। लाइटिंग का भी कोई इतना ज़्यादा मुनासिब बंदोबस्त घंटा घर पर नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई और फिर हटाई गई। लेकिन उसके बाद जो जलसे की पार्टिसिपेशन थी वो बहुत अहम थी। मसलन मरीम नवाज शरीफ की काटदार तनकीद, उनका ये कहना बार बार इमरान खान साहब के हवाले से और मुख्तलिफ मिसालें देकर के आदमी तो ईमानदार है। फिर उसके अलावा उनका एक सेलेक्टर और दो सेलेक्टर्स के हवाले से बात करना, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान के लहजे का एतमाद। मौलाना फजल रहमान ने जिस अंदाज में अपनी तकरीर का आगाज़ किया, उससे लगता था कि एतमाद बहुत ज़्यादा है। और राय क्यों ना हो, अपोजिशन फ्रॉम नो वेयर आई और छा गई। और फिर इस जलसे की सूरत में, और ये जो 4-5 दिन की एक एक्सरसाइज रही, उसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जलसा नहीं होने दिया जाएगा, इजाज़त नहीं दी गई, स्टेडियम को ताले लगा दिए गए, फिर अपोजिशन ने वो ताले तोड़े। इसमें जो एक चीज़ नाज़रीन इस तमाम मामले में खुशाइद है, वो पाकिस्तान में सियासी तहरीक की बहाली होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जो सीनियर शहरी हैं उनको, नौजवानों को, शायद अगर उन्होंने पढ़ा हो, जिनको सियासत से दिलचस्पी है, पाकिस्तान में आखिरी सियासी तहरीक जो है वो ARD की तहरीक थी, जो इब्तदा में तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्शन हुआ और जनरल मुशर्रफ ने उनके इक़्तिदार का तख्ता उल्टा, उसके बाद वो उसी ARD ने जो नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उसी ने नवाज शरीफ साहब को पनाह दी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उसी ARD की बुनियाद पर ही एक डील की और सऊदी अरब निकल गए। लेकिन उससे भी पहले एक और सियासी तहरीक चली थी, और वो सियासी तहरीक थी MRD की। वैसे तो 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक चली, लेकिन
उस तहरीक के नतायज कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके बाद मार्शल लॉ आ गया, फिर वो 90 दिन का वादा 11 साल में तब्दील हो गया, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ के सियासतदानों का की किरदार कुशी की गई, गैर जमाती असम्बलियाँ आई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन जब के उस दौर में भी MRD ने MRD के ने जो सियासी तारीख चलाई, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें, जिनमें ANPP है, मौलाना फजलुर रहमान MRD के सेक्रेटरी जनरल रहे, उनकी जमात, और असगर खान साहब की जमात, और फतेहाब अली खान साहब की जमात, महराज मोहम्मद खान साहब की जमात। तो ये वो जमातें जो थी MRD इन्होंने बनाई, और फिर उस MRD ने जो तारीख चलाई वो पाकिस्तानी की सियासी तारीख का एक दरख्शंदा बाब है। हमें हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी भी हैं। उनमें एक MRD की तारीख भी थी। फिर उसके बाद ARD की तारीख चली। उससे पहले लॉन्ग मार्चेस का ज़माना आया। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ किए। लेकिन उसके बाद फिर ये सियासी तारीख तकरीबन मर गई, क्योंकि फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने से जब ये नैब वजूद में आया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उसके बाद फिर मामला ज़रा गड़बड़ होना शुरू हुए। नवाज शरीफ साहब का जो पहली हुकूमत थी और फिर जो दूसरी हुकूमत थी, बुनियादी तौर पर ये मामला वहीं से शुरू हुए। सिर्फ बदकिस्मती है, लेकिन चूँकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब आज के इमरान खान साहब थे, और उन्हें वही एतमाद हासिल था जो इमरान खान साहब को हासिल है। वही क़ुव्वतें जो आज इमरान खान साहब के साथ एक पेज पर है, वो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब के साथ एक पेज पर थी। तो सियासतदानों की किरदार कुशी का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त के एहतसाब कमीशन के ज़रिए, जिसको सैफुर रहमान साहब हेड करते थे। आसिफ जरदारी पर मुकदमात बनाए गए, कई ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए करप्शन के जो साबित ना हो सके, और फिर लेकिन वो इल्ज़ाम कहीं वजूद नहीं रखते, उनमें कहीं सब्सटेंस नहीं था, कोई उस पर मुकदमा नहीं चला। लेकिन आसिफ जरदारी पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी मशहूर हो गए। फिर जिसे कहते हैं कि तारीख ने अपने आप को दोहराया, या मकाफात अमल कह लें, वही सब कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो दोनों जमातों ने, और फिर कुदरत का भी अपना एक निज़ाम है, इन सब मामलात ने मिलकर सियासतदानों को पाकिस्तान में एक ऐसी जिन्स करार दे दिया जो बिकाऊ है और जो करप्ट है। हालांकि पाकिस्तान में सियासतदान ईमानदार भी हैं। आज की असम्बली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर कौमी असम्बली से तनख्वाह न मिले या पार्लियामान से तनख्वाह न मिले, और फिर कमेटियों के इजलास में आकर जो उनको TADA नहीं, माफ़ कीजिएगा, TADA मिलता है, वो अगर ना मिले तो वो उनका घर नहीं चल सकते। आज भी पार्लियामान में ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने मजबूरी तौर पर समझ लिया कि सियासतदान करप्ट है, और सियासतदान के जो कारनामे हैं पाकिस्तान में उनको तो हम भूल गए, वो एक अलग बहस है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि एक नीम सियासी हुकूमत में, क्योंकि अपोजिशन इसे नीम सियासी हुकूमत समझती है, और नज़र भी आता है कि जिस तरह से गैर मुंतखब अफराद ये चला रहे हैं, फवाद चौधरी जैसे मुंतखब लोग जो हैं, वो उनका अमल दखल ज़रा कम ही है हुकूमत में। लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत चलाई जा रही है गैर सियासी और गैर मुंतखब अफराद के ज़रिए, उसी वजह से इसको नीम सियासी कहा जाए तो कोई इतनी बुरी बात भी नहीं होगी। इन्होंने जो पाबंदियां लगाई इस हुकूमत ने, उसके बाद जिस तरह से अपोजिशन ने जलसा कर डाला, मजबूर कर दिया हुकूमत को कि वो अपोजिशन को जलसे की इजाज़त दे, उस वजह से जो है वो पाकिस्तान में ये सियासी तहरीक उभरती दिखाई दे रही है। और वो रंग दिखाई दिया जो पीपल्स पार्टी का खासा है, जो सियासतदानों का खासा है, जो सियासी वर्कर का खासा है। रुकावटें तोड़ना, रुकावटों को अबूर करना, कंटेनर हटाना, पुलिस के साथ झड़पें, पुलिस पर पथराव, पुलिस को पीछे धकेलना, ये वो सब एलिमेंट्स हैं जो सियासी तारीख में हुआ करते हैं। और ये एलिमेंट्स जो हैं वो अब दोबारा से पाकिस्तानी सियासत में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। और ये अब इसकी बड़ी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर ही आती है, क्योंकि उन्होंने ही MRD की तारीख को कामयाब किया था। उन्होंने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ की फांसी के खिलाफ जो जद्दोजहद थी वो की, ज़ियाउल-हक़ के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने पर उन्होंने जो सियासी तारीख चलाई, उसके सुखेल वही हैं। फिर आफशा भुट्टो की दबंग एंट्री ने उनको एक नया जज्बा दिया, उनके अंदर जो छुपी सियासत थी उसको महमेज दी। और इसमें कोई शक नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो की छोटी बेटी आशफा भुट्टो जरदारी की एंट्री बहुत दबंग थी, लेकिन उन्हें तकरीब थोड़ी सी ज़रा और लंबी करनी चाहिए थी, क्योंकि
बहुत दूर दराज से लोग उनको सुनने के लिए आए थे। ताहम उन्होंने एक लिहाज से अच्छा भी किया, जो पार्टी जो उनके भाई ने यानी पार्टी चेयरमैन ने उनको हिदायत की थी, उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। ताहम जिस जोश और जज्बे से और वलवले से उन्होंने तकरीर की, उसने सराइकी इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक नई रूह फूकी है। और इसमें इस वक्त बड़ा दमखम दिखाई देता है। और सिर्फ सराइकी इलाके में ही नहीं, अगर आज आप पंजाब की सड़कों गलियों पर निकल जाए, जो सेंट्रल पंजाब है या अपर पंजाब है, वहाँ भी आशा भुट्टो जरदारी की तारीफ हो रही है। और उन्हें अभी से कंपेयर करना शुरू कर दिया गया है मरीम नवाज साहबा के साथ। ये मुकाबला आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करता है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तक दो साबिक वज़रा आज़म की दो बेटियों ने, जिनमें से एक का ताल्लुक पंजाब से है, दूसरे का ताल्लुक सिंध से, सराइकी बैंड में खड़े होकर एक स्टेज से तकरीर की। एक तो ये बड़ी अच्छी चेंज आई, दिखाई दी। फिर सियासी तहरीक बेदार होती दिखाई दे गई। सियासी वर्कर खुश है, सियासी वर्कर अब खड़ा होने पर तैयार है। और मैंने देखा है कि बहुत पुराने पुराने लोग जो अपने आप को डिसफंक्शनल कर चुके थे, वो भी उनके जज्बात को भी अब महमेज मिल रही है। मौलाना फजलुर रहमान का ये लहजा बताता है कि अगर सिर्फ अपोजिशन की तहरीक जो है वो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, उसमें कुछ और अनासिर भी दरपर्दा उसकी मदद कर रहे हैं। और उन्हीं अनासिर की मदद के बायस ये रंग भी चोखा आया और अपोजिशन को मदद भी मिली। लेकिन नाज़रीन, अब लाहौर का मार्का बाकी है। लाहौर में क्या होगा, ये आज जो है वो शिबली फराज साहब ने कहा कि हम लोगों को आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन जलसे पर पाबंदी है, कार्रवाई करेंगे। तो ये सारा, ये इससे लगता है कि हुकूमत जो है वो जो झुंझलाहट उसको मुल्तान में हुई, जो गुस्सा उसको मुल्तान में अपनी नाकामी पर आया, शायद वो एक बार फिर लाहौर में वो बदला लेने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो बदकिस्मती होगी, क्योंकि तसादुम तो एक ऑलमोस्ट हो चुका। कुछ और कुव्वत है, जैसा आपने गुज़िश्ता वीडियो में अर्ज़ की थी जलसे से एक रोज़ पहले, कि अगर किसी कोई कुव्वत जो है अगर उसको ये ख्याल आ जाए और वो मदाखलत करे, तो ऐसा ही हुआ। कुछ और कुव्वतों ने भी मदाखलत की और उसके बाद ये मामला जो बिगड़ता दिखाई दे रहा था, ऐन वक्त पर सुलझ गया। लेकिन अब इसके नतीजे में हुकूमत बैकफुट पर चली गई है, हुकूमत के एतमाद में कमी होगी, अपोजिशन का एतमाद और बढ़ेगा। और अगर लाहौर का जलसा इसी तरह कामयाब हो गया, तो फिर अपोजिशन का एतमाद जो है वो स्काई रॉकेटिंग होगा, यानी आसमान को छूने लगेगा। और उसके बाद असल मार्का है नाज़रीन। उसके बाद जो इतलात है वो यही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वैसे तो ऐलान कर दिया है कि लाहौर जलसे के बाद हम इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन मेरी इतला ये है कि ये मामला 25 दिसंबर के बाद जाएगा, यानी नए साल के आगाज़ में अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। और जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो बहुत संजीदा सूरत हाल बनेगी, क्योंकि जगह जगह से अगर टोलियाँ निकलेंगी, ग्रुप्स निकलेंगे सियासी वर्कर्स के, उनकी पुलिस के साथ अगर झड़पें होती हैं या इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च कर लेते हैं किसी भी रुकावट के बगैर, तो पूरा निज़ाम चौक होता दिखाई देगा। और उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। इसलिए मामला बहुत ख़राब है। कुछ लोगों का और हुकूमत के कुछ हामी दोस्तों का ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा, कड़ी में एक उबाल आएगा और बैठ जाएगा, चाय की प्याली में तूफान आएगा और बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है नाज़रीन। माजी की भी तारीखें बताती है कि जब भी लॉन्ग मार्च हुए, और इसकी तफसील हम कल आपसे शेयर करेंगे, कि जब भी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में हुए वो कामयाब हुए हैं। जब भी कोई सियासी तारीख चली है वो कामयाब हुई है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान घाट सियासतदान हैं। उन्होंने जब पिछली मरतबा पिछले साल नवंबर में जब उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, उस वक्त उनके लहजे में ये एतमाद नहीं था जो आज है। हालांकि उस वक्त भी बकौल उनके बड़े आला लोगों से मुज़ाकरात हुए, बड़ी यकीन दहानियाँ कराई गई थी, लेकिन इस वक्त उनके लहजे में जो एतमाद है, और जिस एतमाद के साथ आसिफ अली जरदारी ने अपनी छोटी बेटी को उतार दिया है मैदान में, और जिस एतमाद के साथ मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। लेकिन अल्लाह करे जो कुछ भी हो वो खैर की तरफ हो, तशादुम बिल हरगिज़ ना हो। अगर पाकिस्तान को राय रास्त पर लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। और मुस्लिम लीग नून खुद भी जो शुरू में कह रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो अब ये इंडिया दे रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर ये हो जाएं, जो नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और इससे पहले तकरीबन 3-1 साल पहले
रज़ा रब्बानी साहब ये तजवीज़ दे चुके थे जब वो चेयरमैन सेनेट हुआ करते थे, और उन्होंने नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दी थी जिसे उस वक्त उनकी पार्टी ने कबूल नहीं किया था। नून लीग उस वक्त भी उस पर राजी थी। वही तजवीज़ अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा लेकर आए हैं, और अगर इस दरमियान में लॉन्ग मार्च के बैकग्राउंड में अगर ये नेशनल डायलॉग हो जाता है तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। नाज़रीन, और अब आते हैं उस खबर की जानिब जो हमने शुरू में आपको कहा था कि एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हम कोरोना की हर रोज़ आपसे बात करते हैं और हर रोज़ ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कोरोना से एहतियात कीजिए। नाज़रीन, वाकई कोरोना की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जो अमवात हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और गुज़िश्ता 24 घंटे में 65 अमवात हुई, जो एक दिन में 4.5 माह में सबसे ज़्यादा होने वाली अमवात है। नाज़रीन, इसके अलावा जो ख़बर है एक्चुअली वो ये है कि वज़ारत ख़ारजा जो इस्लामाबाद में है, मेनली इस्लामाबाद में है, उसके चंद अफसरान और दफातर कराची और लाहौर में, लेकिन मेनली इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में सिर्फ पिछले 2-4 रोज़ में जो केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद 40 से ज़्यादा है। लोगों का ये जो दफ्तर ख़ारजा में हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 40 से 70 के दरमियान ये तादाद है, और ये बड़ी तादाद है। किसी भी एक भी वजारत में, दीगर वजारतों में भी आलम यही है। पार्लियामेंट हाउस में भी अब तक तकरीबन 70-80 लोग जो है कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उसमें मुलाजमीन भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, और पार्लियामान में आने वाले लोग भी हैं। तो ये एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है इस वक्त। वजारत ख़ारजा ने जो SOPs हैं, नेशनल जो हमारा NCOC है, नेशनल ऑपरेशन सेंटर जो है कोरोना के ख़िलाफ़, उसकी जानिब से जो SOPs जारी किए गए हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, बल्कि ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। और अब सिर्फ वही स्टाफ दफ्तरों में आएगा वज़ारत ख़ारजा के जो कि नागुज़ीर है। बाकी स्टाफ को कहा गया है कि वो घरों से काम करें। वो स्टाफ जिनको रोज़ काम करने की ज़रूरत है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने करना होती हैं, उनको ये कहा गया है कि अगर वो दफ्तर से घर से ना निकले, घर ही में बैठकर दफ्तर का काम करें। इसी तरह पार्लियामान में भी 15% पर आ गया है स्टाफ, यानी कि किसी भी शोबे में जितने लोगों की ज़रूरत है उनको तो बुलाया जाएगा, लेकिन बाकी जो दीगर शोबा जात हैं उनमें से कुछ शोबे तो मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल बंद कर दिए गए और लोगों से कहा गया कि जो काम है वो दफ्तरी उमूर घरों से निपटा लें। पार्लियामान में भी सिर्फ 15% लोग आ रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ख़तरा कितना बड़ा है और हमें उसे किस तरह से निपटना है। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन के जलसों से भी कोरोना फैल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ उसूल एक होना चाहिए। आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज़ जो बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात थी उसमें जिस तरह से लोगों ने शिरकत की और SOPs हुकूमत पाकिस्तान ने फॉलो नहीं करा है। खुद वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कुछ तकरीबात होती हैं जिनमें कोरोना SOPs का बिल्कुल लिहाज नहीं किया जाता, तो फिर आप अपोजिशन को अकेली को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। देखना ये कि मुल्तान के जलसे के बाद अब क्या पुसाई की बेल्ट में किस तरह से कोरोना के फिगर्स सामने आते हैं, उसके बाद ये तय हो सकेगा। लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों को एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। दरख्वास्त आपसे यही है कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा कोविड-19 से एहतियात कीजिए। वो कि अपोजिशन ये कहती है कि कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल फिर भी हमें कोविड-19 से मुहतात रहने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।